आज 2024 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये तो सभी जानते हैं, पर उनकी प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी बहुत ही कम लोगों को पता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मोदी जी की बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी। इनकी कहानी जानने के लिए हम आ गए हैं 1950 में। इस समय में भारत बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा है। भारत के गुजरात में है ये वाडनगर गांव। आज 17 सितंबर 1950 को वाडनगर गांव के एक गांव के अंदर जन्म हुआ है नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी की माता का नाम है हीराबेन मोदी और इनके पिता का नाम है दामोदर दास मूलचंद मोदी, जिनके 6 बच्चे हैं और इनमें से तीसरे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और पूरे देश को सफलता की तरफ एक नई दिशा देने वाले हैं। लेकिन अब बचपन में मोदी जी के परिवार के ऊपर गरीबी हावी है, क्योंकि अभी मोदी जी के पिता वाडनगर के रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते हैं। ये अपने बेटे को किसी महंगे स्कूल में लगाना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए 8 की उम्र में इन्होंने मोदी जी को आरएसएस के आर्मी स्कूल में लगा दिया है। गरीबी की वजह से स्कूल में बहुत बच्चे मोदी जी को चिढ़ाते हैं और इनके पिताजी के एक चाय वाला होने की वजह से इनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मोदी जी को इन छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके बाकी दोस्तों के तो सपने हैं नई साइकिल लेना, नया बैग लेना, लेकिन इनका सपना है ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार की और बाकी लोगों की हेल्प करना। मोदी जी के पिता की वाडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की टपरी है और घर की स्थिति खराब होने की वजह से इन्होंने इसी टपरी पर काम करना शुरू कर दिया है। अब ये रेलवे स्टेशन पर चलने वाली ट्रेनों के अंदर जाकर उनमें बैठे लोगों को चाय बेचते हैं। इतने छोटे बच्चे को चाय बेचते हुए देखकर कई लोग उनको कुछ पैसे ज्यादा दे देते हैं और इस पैसे को मोदी जी दे देते हैं रेलवे स्टेशन पर बैठे गरीब लोगों को उनकी हेल्प करने के लिए। अब भारत की जंग शुरू हो गई है चाइना के साथ में और इसलिए वाडनगर स्टेशन से हर घंटे कई सारी ट्रेन गुजरती हैं फौजियों को लेकर और मोदी जी इन सभी फौजियों को बिल्कुल फ्री के अंदर चाय पिलाते हैं। ये पढ़ने के अंदर तो ठीक ठाक स्टूडेंट हैं, लेकिन स्कूल की बाकी चीजों के अंदर इनका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। जब भी मौका आता है कोई स्पीच देने का, किसी नाटक के अंदर भाग लेने का या फिर लोगों के हक के लिए उनकी आवाज उठाने का, तो ये हमेशा आगे रहते हैं। अब मोदी जी वाडनगर रेलवे स्टेशन पे सैनिकों को चाय पिला रहे हैं और सैनिकों से ट्रेनों के डब्बे पूरे भरे हुए हैं। अब कुछ महीने बीत चुके हैं और सैनिकों की ट्रेनें वापस आई हैं वाडनगर रेलवे स्टेशन पे। बहुत सारे सैनिकों की लड़ाई में मौत हो जाने की वजह से ट्रेन के डब्बों के अंदर सैनिक बहुत कम है, इसलिए बचपन में ही मोदी जी का दिल टूट चुका है, क्योंकि कुछ महीने पहले जिन सैनिकों को उन्होंने चाय पिलाई थी उनमें से बहुत सारों की लड़ाई में मौत हो चुकी है। इसलिए बचपन में ही मोदी जी में देश के लिए मर मिटने का जज्बा आ गया है। इनके बचपन में होने की वजह से फौज या फिर पुलिस तो ज्वाइन नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया है, जिसमें देशभक्ति करना और हिंदू धर्म की रक्षा करना सिखाया जाता है। अब इनका रूटीन कुछ ऐसा है कि ये सुबह रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हैं, दोपहर में स्कूल जाते हैं और शाम को आरएसएस की मीटिंग्स में जाते हैं। आज ये करते हुए इन्हें 2 हफ्ते हो चुके हैं। यह है मोदी जी का वाडनगर के अंदर घर और आज इनके घर पे मोदी जी और इनके भाई और इनकी मम्मी है। आज इनके घर पे साधु आए हैं जिन्होंने इनका हाथ देखकर इनकी माता को कहा है कि तुम्हारा बेटा दामोदर अगर राजनीति में चला गया तो ये पूरे भारत का राजा बनेगा, लेकिन अगर ये धर्म की ओर चला गया तो ये सीधा संन्यास ही ले लेगा, क्योंकि ये खुद के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए जीने वाला इंसान है। ये कहने के बाद में ये बाबा तो इनके घर से चले गए हैं, लेकिन इनकी माता रोने लग गई हैं, क्योंकि मोदी जी आरएसएस में जाने के साथ वो 1-1 घंटा पूजा भी करते हैं और इनको डर है कि कहीं इनका बेटा दामोदर संन्यास न ले ले। अब मोदी जी की उम्र 18 साल की और इस साल चल रहा है 1968 का और इन सभी चीजों को देखते हुए ही मोदी जी के माता पिता ने इनकी शादी करने की सोच ली है। लेकिन मोदी जी इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो अपने सारे समय को देश और लोगों के भले के लिए लगाना चाहते हैं। लेकिन तब भी इनकी शादी पास के गाँव की लड़की यशोदा बेन जी के साथ में करवा दी गई है। अब इस शादी को हुए कई महीने हो गए हैं और मोदी जी ज्यादा समय इनको नहीं दे पा रही है, इसलिए इन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया है। अब मोदी जी के दिमाग में हर समय हजारों विचार चलते हैं और उनको समझ नहीं आता है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, इसलिए ये अपने घर को छोड़कर हिमालय की ओर चले गए हैं और इन्होंने साधु जैसा जीवन जीना शुरू कर दिया है। अब 2 सालों बाद ऐसा जीवन जीने के बाद ये वापस आ गए हैं गुजरात के अहमदाबाद गांव में और यहाँ पर इन्होंने लगा ली है ये चाय की टपरी। इनको टपरी लगाए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और यहाँ पर रोज ही अंबालाल कोष्टी नाम के इंसान ने आना शुरू कर दिया है, जो कि आरएसएस के स्थानीय नेता हैं। अब इनको ये चीज करते हुए कई दिन हो गए हैं और आज इनको मोदी जी ने बताया है कि इनका बचपन से सपना है आरएसएस को ज्वाइन करने का। अंबालाल कोष्टी जी ने इनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए इनको आरएसएस के अंदर ज्वाइन कर लिया है और अब आने वाला है इनके जीवन के अंदर बहुत ही बड़ा मोड़। अब मोदी जी ने कर लिया है आरएसएस को ज्वाइन और ज्वाइन करते ही इन्होंने कर दिया है अपना पहला आंदोलन। ये आंदोलन इन्होंने किया है गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ। अब थोड़े समय में ये आंदोलन इनका इतना बड़ा बन गया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया है। लेकिन अब आ गया है 1975 का टाइम और इंदिरा गांधी ने लगा दी है देश के अंदर इमरजेंसी और इस इमरजेंसी में इन्होंने आरएसएस जैसे सभी संगठनों को बैन कर दिया है और इससे आरएसएस संगठन कमजोर होना शुरू हो गया है। लेकिन आरएसएस संगठन इसके बिल्कुल खिलाफ है। इसी वजह से आज मोदी जी और इनके आरएसएस के सभी दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे ये कुछ ऐसा करें जिससे सरकार इमरजेंसी वापस ले ले। मोदी जी का इस बारे में कहना है कि अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें इंटरनेशनल मीडिया तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। इनके दोस्त पूछ रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे कैसे। मोदी जी का कहना है कि इसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में होने वाली है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वहां पर पूरी दुनिया से पहुंचे हुए रिपोर्टर्स और लीडर्स होंगे।
आज है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का दिन और यह है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बिल्डिंग। अब आरएसएस के काफी सारे लोग चालाकी से प्लानिंग बनाकर चले गए हैं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बिल्डिंग में और पहुंच गए हैं इसके सेंटर में जहां पर हो रही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग। और यहां पर इन्होंने पूरी दुनिया से लीडर्स के सामने अपनी आवाज उठा दी है और ये आ गए हैं गुजरात में वापस। अब ये करके आए इनको कुछ दिन हो रहा है, सरकार ने इमरजेंसी को 1977 में वापस ले लिया है और इससे मोदी जी का ओहदा आरएसएस में काफी बढ़ गया है और इनको आरएसएस का रीजनल ऑर्गेनाइजर बना दिया गया है। और इसी खुशी में मोदी जी ने एक किताब भी लिख दी है जिसका नाम इन्होंने रखा है संघर्ष मां गुजरात। और अब इसके 3 सालों बाद 1980 में भारत में जन्म हुआ है बीजेपी पार्टी का। अब इसमें काम करने वाले लोग बीजेपी पार्टी का नाम बड़ा करना चाहते हैं और इसके लिए सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालना चाहते हैं जिसमें सभी हिंदू एकजुट होकर हिंदू धर्म की अच्छी चीजों को पूरे देश में फैलाएं। और इन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया है एक ऐसे इंसान को जो कि इतनी बड़ी चीज को कर सके और इनको पसंद आए हैं नरेंद्र मोदी जी ये करने के लिए। और मोदी जी ने अब ये रथ यात्रा भी कर दी है। इस रथ यात्रा से भारत में हिंदू धर्म की गूंज सुनाई दी और लोगों ने बीजेपी का जम के समर्थन किया। ये देखकर बीजेपी के सभी नेताओं ने मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी है और बीजेपी में उनका ओहदा और बढ़ गया है। और इसी वजह से अब इनको परमिशन मिल गई है बीजेपी की मेन मीटिंग्स के अंदर जाने की और इनमें इन्होंने जाना शुरू कर दिया है। ऐसा करने की वजह से ही अब बीजेपी में ये अटल बिहारी वाजपेयी और अमित शाह जी के करीब आ चुके हैं और इनसे इन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में सीखना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी के स्टेट असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। अगर ये से जीत जाते हैं तो गुजरात में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। आसानी से ऐसा हो जाए इसी वजह से मोदी जी ने बीजेपी के लिए एक शानदार स्ट्रेटजी तैयार की है और इसी के चलते 1995 में गुजरात के स्टेट असेंबली इलेक्शंस में मेजोरिटी के साथ जीत हासिल कर ली है। अब इनको अपनी काबिलियत की वजह से अब इनको 1999 में बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया है। लेकिन मोदी जी को पद की कोई भूख नहीं है, इनके विचार है ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करने के, इसलिए जो भी काम इनके पास में आ रहा है उसको भी बखूबी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से जनरल सेक्रेटरी का काम करते हुए अब इनको काफी टाइम हो गया है और साल आ गया है 2001 का। गुजरात के सीएम है ये केशु भाई पटेल और ये मोदी जी को तब से जानते हैं जब वो चाय बेचा करते थे। लेकिन अब केशु भाई पटेल जी की सेहत बहुत ही खराब रहनी शुरू हो गई है और इन्होंने सोच लिया है किसी और इंसान को बीजेपी का सीएम बनाने का। ये मोदी जी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं इसलिए इन्होंने मोदी जी को ही गुजरात का सीएम बना दिया है। सीएम की गद्दी पर आते ही मोदी जी ने वो कर दिया है जो कि पिछले कुछ सालों में गुजरात के सीएम की गद्दी पर बैठे किसी भी इंसान ने नहीं किया था। इन्होंने ईमानदारी से काम करते हुए गुजरात के सबसे बड़े 3 सेक्टर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर दिया है और इसी से गुजरात की ग्रोथ बहुत ही तेज हो गई है। और भारत के लगभग हर इंसान ने गुजरात की और गुजरात के सीएम मोदी जी की बात करनी शुरू कर दी है और पूरे देश के लोगों ने उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर मानना शुरू कर दिया है। अब आ गया है साल 2014 का और मोदी जी लड़ने वाले हैं अपने पहले लोकसभा इलेक्शन। अगर वो इसे जीत जाते हैं तो वो पूरे भारत देश के पीएम बन जाएंगे। लेकिन मोदी जी का इन इलेक्शंस के बारे में सोचना है कि मैं गरीब घर का चाय बेचने वाला लड़का हूं, मुझे लोगों के प्यार ने गुजरात का सीएम तो बना दिया लेकिन मेरे लिए पीएम बनना बहुत ही मुश्किल चीज है क्योंकि ना ही तो मैं कोई अमीर घराने से आता हूं और ना ही मेरा परिवार पुश्तों से पॉलिटिक्स में है और ना ही मेरे ऊपर भारत के सबसे बड़े लोगों का हाथ है। मोदी जी इस बात को अच्छे से जानते हैं लेकिन तब भी इन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में पूरी मेहनत की है। लेकिन अब वो हो गया है जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। मोदी जी ने इन इलेक्शंस में रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री हासिल कर ली है जिससे बचपन में चाय बेचने वाला लड़का अब बन गया है भारत का पीएम। मोदी जी की इस शानदार कहानी को देखकर हर इंसान को उन पर विश्वास होता है और इसी वजह से फिर भारत की जनता ने उनको 2014 और 2019 के भी इलेक्शंस में पूरा प्यार दिया है। मोदी जी जब से पीएम बने हैं तब से उन्होंने डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक्स, आर्टिकल 370 को हटाना, इस तरीके के अनगिनत अच्छे काम किए हैं। मैं चाहता हूं कि मोदी जी अपने सभी सपनों को पूरा करें और भारत देश का नाम और ज्यादा ऊंचा करें। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए MV टैग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम।